हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अपना चल रहा है और उसका एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल है, उसको अपन तैयार करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है और इस B सदिश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश Q रख दिया जाता है तो स्थिर आवेश के ऊपर तो इसके ऊपर चुंबकीय बल नहीं लगता है। लेकिन आपने पढ़ा कि यदि इस Q आवेश को वेग v के साथ गति करवा दी जाए और v वेग है वो सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, कोण होगा, उसका अपन ज्या ले लेते हैं। ज्या का मतलब है साइन थीटा लेते हैं और साइन थीटा को अपन क्रॉस गुणनफल से सदिश गुणनफल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इस आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल है जिसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपके पास आया था कि F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यानी कि यदि आपके पास कोई अकेला आवेश है, सिंगल आवेश है, और वो यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर V वेग से गति कर रहा है तो उस आवेश के ऊपर बल लगेगा जिसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। और लॉरेंज बल के अंदर अपन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में भी अपन पूरा अध्ययन स्टडी कर चुके हैं। तो आज अपना टॉपिक ये है कि ये आपके पास कोई एक चालक तार कह दीजिए या चालक छड़ कह दीजिए, उस चालक छड़ को जब किसी विद्युत परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करने का मतलब है नेगेटिव चार्ज गति करेगा। तो इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सा टारगेट कर लेता हूं और उसकी गति का ध्यान करता हूं। तो मान लीजिए उसका जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो -q से लिखेंगे और उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, आप जानते हैं कि किसी चालक तार को जब विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसे अपन अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 में अपन उसके बारे में स्टडी करके आए हैं। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो अपवहन वेग से गति करेंगे। यानी आपके पास जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला है उसमें आवेश भी आपको मिल गया, उसका वेलोसिटी है वो भी आपको मिल गई। और यदि मैं इस चालक तार को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देता हूँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस तार को रख देता हूं तो तार के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है यानी -q चार्ज है वो v वेग से गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको B वेक्टर बता दी जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सर उस अकेले इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगता है। तो इसी प्रकार इस चालक तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और उसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उसके ऊपर बल लगेगा। तो इस प्रकार से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू है वो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला जो टोटल बल है उसको अपन जोड़ देंगे। तो वो जो बल है वो इस चालक तार के ऊपर लगने वाला परिणामी बल हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसके ऊपर यदि बल लगेगा तो उसको अपन छड़ के ऊपर लगने वाला या चालक तार के ऊपर लगने वाला बल कैसे कह सकते हैं? इसका भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। इस चालक तार के ऊपर लगने वाला टोटल बल है वो अपने को निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का अपना टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक तार यानी ऐसा चालक तार रखा जाएगा जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे ही धारा प्रवाह की बात आती है तो आपका दिमाग कहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो भी गति कर रहा है। तो अब आपका दिमाग लॉरेंज बल के ऊपर जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर बल लगता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू अपन निकालेंगे। चलिए आप इस बात को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझिए कि एक यहाँ पे सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अक्सर क्या करते हैं, क्या देखा आप लोगों ने कि उसके अंदर ड्राइवर है वो बैठ जाता है और कुछ लोग मिल कर के उसको पीछे से धक्का लगाते हैं। अब मेरे एक बात आज तक ये समझ में नहीं आई कि कोई भी आदमी है वो टायर के ऊपर तो धक्का नहीं लगाता है।
टायर के ऊपर तो कोई भी आदमी धक्का नहीं लगाता है, कोई उसके बोनट के ऊपर धक्का लगाता है, कोई उसके साइड में पकड़ करके धक्का लगाता है, कोई पीछे से पकड़ करके धक्का लगाता है, और उस धक्के की वजह से, उस लगने वाले बल की वजह से थोड़ी देर बाद में वो गाड़ी आगे की तरफ खिसकने या चलने लग जाती है। तो कोई भी आदमी टायर के ऊपर तो बल नहीं लगा रहा, फिर भी वो टायर घूमने लग जाता है, ऐसा क्यों? तो इस बात से अपने को ये समझ में आता है कि सर, कोई भी व्यक्ति जब उस गाड़ी के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर धक्का लगाएगा तो वो परिणामी बल है वो उस पूरी बॉडी के ऊपर ही लगेगा। आप चाहे उस गाड़ी का कोई सा भी हिस्सा पकड़ करके बल लगा दें, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ही बल लगेगा। किसी भी वस्तु को यदि आपको खिसकाना है तो उस वस्तु के किसी एक हिस्से के ऊपर यदि आप बल लगाएंगे तो हालांकि उसकी गति है वो किसी दूसरे प्रकार से हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये पेन का कैप है, यदि मुझे इसको आगे की तरफ खिसकाना है तो मैं इसका ये जो ऊपर की क्लिप है इसके ऊपर यदि फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा पेन है वो आगे की तरफ खिसकेगा। यानी कि किसी एक हिस्से के ऊपर बल लगाने पर यदि वो वस्तु पूरे पार्ट्स की वजह से जुड़ी हुई है तो पूरी वस्तु के ऊपर बल लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस चालक तार के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर जब चुंबकीय बल लगेगा तो वो परिणामी बल है वो इस चालक तार के ऊपर आरोपित हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब अपना टारगेट ये है कि वो जो लगने वाला चुंबकीय बल है उसकी दिशा अपन पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, एक बार और इसके अंदर विस्तार से स्टडी करेंगे और इस चुंबकीय बल की जो वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू है, वो कितनी आती है। तो इस बात को समझने के लिए पहले अपन इसका एक डायग्राम पढ़ते हैं। डायग्राम ये है कि ये आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जो एक्स की दिशा में है, इस दिशा में है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस तरीके से कोई एक चालक तार रखा हुआ है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप इस तरीके से कह दीजिए। और इसको डायग्राम को दिखाने का तरीका ये है, क्योंकि मेरा जो कागज़ है वो 2D की सरफेस है, द्विनिर्देश तंत्र है, और इसके अंदर त्रिनिर्देश तंत्र की स्थिति को दर्शाने के अंदर लिए थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन आपको रहेगा। तो ये जो आपके पास एक्स की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इसके पास में इस तरीके से ये एक चालक तार रखा हुआ है, और चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो आवेश की, इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसके विपरीत दिशा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दिखाया है, इसके अंदर ये एल लंबाई का कोई एक चालक तार रखा हुआ है, इस चालक तार में इस तरफ विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, और ये चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना करके रखा हुआ है। तो अब यदि मैं धनावेश के वेग की बात करूं, हालांकि विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से बहती है, लेकिन यदि अपन धनावेश के प्रवाह की बात करें तो धनावेश है वो तो इस विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित होगा। यानी जो वेग की दिशा है, जो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए आप कहेंगे तो उसके साथ में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसका जो वेग है जिसे अपन अपवहन वेग कहते हैं, तो अपवहन वेग की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके पास है, चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है, तीव्रता है, वो आपके पास है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो बल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, लंबवत दिशा में होगा। जैसा कि आप लोगों ने इसके अंदर एक त्रिनिर्देश तंत्र की स्थिति एक बाएं हाथ के द्वारा इस तरीके से पढ़ी है, तो उस स्थिति के लिए आगे आपके पास इस टॉपिक के ठीक बाद में एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ आता है। फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ का एक नियम दिया था, उसको अपन इस वीडियो के ठीक बाद में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो इन दोनों की स्थिति के लंबवत होता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो एफ की स्थिति है, एफ वेक्टर है, ये आपके पास वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल की दिशा में होता है। यानी इसको यदि मैं आई कैप कहूँ, इसको जे कैप कहूँ, तो दोनों का सदिश गुणनफल है वो के कैप आएगा जेड एक्स की दिशा में। यानी ये जो एफ है वो हमेशा वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके पास वो चालक तार रखा हुआ है। तो अब इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
इस स्थिति में आ जाएगा। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये चालक तार रखा हुआ है, इसके अंदर धारा है वो आपकी तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को आप नीचे की तरफ कहेंगे और इसके ऊपर लगने वाला बल एफ वेक्टर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी एफ वेक्टर है वो इस वेग के भी परपेंडिकुलर है और इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर रखा हुआ है। तो ये आपके पास उस बल की दिशा हो जाएगी। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है उसके बारे में लिख लेता हूँ। तो डायग्राम को देखते हुए अपन ने लिखा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश चुंबकीय बल अनुभव करता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, अतः अब अपन बात करते हैं इस टॉपिक की। अतः समान चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में जो जो भौतिक राशियां आपको दे रखी हैं एक एक करके उसको डेरिवेशन के अंदर इंक्लूड करते जाइए, लिखते जाइए। अतः समान चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में लंबाई एल के चालक तार को कोण थीटा पर रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, चालक तार की लंबाई दे रखी है और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, चालक तार को रखा गया है। फिर जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, जब इस चालक तार में आप विद्युत धारा I प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग vd से गति करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के अपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग vd से गति करते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉन को न मान करके, केवल कल्पना है लेकिन वास्तविकता नहीं है ऐसी, क्या कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में आप इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश के धनावेश को गतिमान मान सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो विद्युत धारा की दिशा में गति कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपन विद्युत धारा की दिशा में आवेश की गति लेंगे तो आपको माइनस आवेश का जो झंझट है, माइनस चिन्ह का जो झंझट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो अपन आगे इंक्लूड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग vd से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की वजह से ही परिपथ में, चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे यानी आवेश गति करेगा, और अभी अपन ने बात करी है कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में आप पॉजिटिव चार्ज को मान सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज जब गति करेगा तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगना है, जिसके कारण उन पर चुंबकीय बल F लगता है। और F की डायरेक्शन अपन लिख चुके हैं, चुंबकीय बल F लगता है। अब अपन थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, अपने पास केवल मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है। अतः चालक पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा, चालक तार के ऊपर कुल बल कितना लगेगा। सर चुंबकीय बल का फॉर्मूला लिख लीजिए, F बराबर टोटल आवेश वेग इंटू चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, उन दोनों का सदिश गुणनफल ले लीजिए, आपके पास F वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों के सदिश गुणनफल की दिशा में F वेक्टर आएगा। ये Q क्या है, ये Q है कुल आवेश। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कह दें या फिर इलेक्ट्रॉनों का जितना आवेश होगा उतने ही परिमाण का धनावेश मान लें। लेकिन कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या निकाल लेंगे और उससे आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी अब आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस Q की वैल्यू पता करना है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो आप जानते हैं कि सर ये हो जाएगा QVB साइन थीटा। ये आपके पास F का फॉर्मूला आ जाता है। F में से अब आपको यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाना चाहिए, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, बराबर F, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास F की, क्योंकि ये दोनों तरफ सदिश का चिन्ह नहीं लगाया हुआ है तभी ये इक्वेशन सही मानी जाएगी। ठीक है, अब मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q कहाँ से निकाले, Q क्या है, Q है टोटल आवेश। टोटल आवेश कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपवहन वेग का टॉपिक आपको याद होगा। अपवहन वेग में अपन ने क्या किया था कि अपन ये मान करके चलेंगे कि माना चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है।
फिर आयतन से गुणनफल कर देंगे तो पूरे आयतन के टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी तो फिर उसको अपन एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणनफल कर लेंगे। तो इसको मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, वीडियो को आप पॉज करके इसको लिख लेना। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माना चालक तार के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हैं और पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे पूरे आयतन में, तो एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको अपन आयतन से गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपना अगला टारगेट हो गया कि सर आप इसका जो आयतन है V है इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो आयतन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चालक का आयतन। चालक का आयतन कैसे निकालेंगे बताइए। देखें सर, चालक का जो आयतन है, चालक तार है वो बेलन के आकार का है, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसको आप गुणनफल कर दीजिए किससे, चालक तार की लंबाई से। इससे आपका टोटल आयतन आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैं ए से लिख लेता हूँ और चालक तार की लंबाई है वो आप लेकर के चल रहे हैं एल है। ये ए एल जो आयतन की वैल्यू है वो मैं एन की जगह रख लेता हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन इंटू आयतन, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। चूँकि आप जानते हैं, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे लिख रहे हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन लिख रहे हैं ई से, इसलिए कुल आवेश कितना हो जाएगा। बात यही तो थी अपने पास, कुल आवेश की वैल्यू निकालने की। तो कुल आवेश जो आपके पास है वो Q है। तो इसको अपन गुणनफल किससे करेंगे, Q का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी सर NaL, और अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणनफल कर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणनफल कर दिया। मैं केवल संख्यात्मक बात कर रहा हूँ, चिन्ह नहीं ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है वो नहीं ले रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ बेशक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अभी अपन ने बात करी है कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज विपरीत दिशा में गति करता हुआ मानेंगे अपन विद्युत धारा की दिशा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए बल कितना हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू। तो F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, F इज इक्वल्स टू, Q की जगह मैं लिख लेता हूँ N, पहले N लिख लिया, उसके बाद में A लिख लेता हूँ, उसके बाद में L लिख लेता हूँ, और अब इस E को लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में इसको गुणनफल कर दीजिए वेग से और चुंबकीय क्षेत्र से। और वेग को आपने क्या कहा था, अपवहन वेग कहा था, तो इसको आप Vd लिख दीजिए। Vd का मतलब हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं इसको गुणनफल कर देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से, उसके बाद में ये गुणनफल हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B से, और उसके बाद में इसके साथ लग जाएगा साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है लगने वाले बल की। चलिए अब अपन थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। ठीक ये करते हैं कि ये जो आपके पास फंडामेंटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप अपवहन वेग और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध था उसको सॉल्व कीजिए। अपवहन वेग और विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध था उसको सरल कीजिए। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, चूँकि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा उसकी वैल्यू होती है कि सर I बराबर, ये होता है आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन T। मेरी बात समझ में आ रही है, I बराबर Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू ले लीजिए, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, I बराबर NeAVd, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपवहन वेग व विद्युत धारा संबंध से। इसका संबंध जो आपने 5वें चैप्टर में लगाया था उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे अपन जानते हैं चूँकि I बराबर होता है NeAVd, I बराबर NeAVd। तो जहाँ कहीं भी आपको NeAVd नज़र आ रहा है उसको उठा करके उसकी जगह I लिख दीजिए। तो NeAVd
इस पूरे फंक्शन की जगह अपन क्या लिख पाएंगे, आई लिख देंगे। तो इसलिए आपके पास जो एफ की वैल्यू है, उस एफ की वैल्यू में आपके पास सबसे पहले तो क्या बचेगा, आई रह जाएगा, इस पूरे पोर्शन की जगह आई रह जाएगा। उसके बाद में क्या रह गया सर, एल यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद में क्या बचा हुआ आपके पास, बी बचा हुआ है, और उसके बाद में साइन थीटा रहा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर बल तो सदिश राशि है, बेशक बल सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में लिखिए। तो जब अपन इसको सदिश रूप के अंदर लिखेंगे तो आई अदिश राशि है, आई को तो आप बाहर लिख दीजिए। तो एफ बराबर हो जाएगा आई, उसके बाद में हो जाएगा एल वेक्टर, और साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर। तो आपके पास जो चालक तार के ऊपर लगने वाला परिणामी चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला हो जाता है एफ बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जब क्रॉस हटेगा तो यहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा। तो ये आपके पास परिणामी बल का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके मैक्सिमम वैल्यू की, मिनिमम वैल्यू की, विशेष स्थितियों की अपन बात कर लेते हैं। तो विशेष स्थितियों के अंदर क्या लिखेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं विशेष स्थितियाँ। चलिए विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं, जिससे अपना ये टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। पहली विशेष स्थिति क्या है कि चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया जाए, दोनों एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं। जैसे ये आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी थी, और पिछली बार जो आपने डायग्राम के अंदर जो चालक तार को रखा था वो कुछ इस तरीके से रखा था। यदि मैं चालक तार को भी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रख देता हूँ तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि यदि एल है वो समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। और यदि एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 आती है। इसका मतलब उस चालक तार के इस स्थिति में रखा होने पर लगने वाला जो बल है वो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसको शब्दों में नहीं लिखूँगा, शब्दों में लिखने पर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने पर, चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने पर उस पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो 0 होगा, 0 होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, यदि लंबाई है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यानी कि यदि एक्स एक्स की दिशा में आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी लंबवत दिशा के अंदर आपको चालक तार रखना है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू है वो 90 हो जाएगा, और अपन जानते हैं कि सर साइन 90 की जो वैल्यू है वो अपनी 1 होती है, इसलिए जो चुंबकीय बल की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास हो जाएगी आई एल बी, और साइन 90 की वैल्यू अपन 1 कह चुके हैं, और ये इसका मैक्सिमम मान होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके नीचे लिख सकते हैं कि यदि चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है, और उसकी वैल्यू आई एल बी होती है। तो इस तरीके से किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक तार रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला आता है। बोर्ड परीक्षा 2019 के अंदर 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार के ऊपर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता, केवल फॉर्मूला लिखना था। तो आपको उस समय यहाँ पे ये दोनों लाइनें लिख करके एक बहुत छोटा सा आंसर दे करके 1 नंबर अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपन बहुत छोटे छोटे वीडियोस तैयार करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो तैयार करने पर उसमें 2 टॉपिक आ जाते हैं, और 2 टॉपिक एक साथ आने पर उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रहती है, डाउट की स्थिति ज़्यादा रहती है। तो अपन बहुत छोटे छोटे और एक एक टॉपिक्स को तैयार करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अपना जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितनी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या इंक्रीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको और बेहतर कंटेंट हैं वो दे पाएंगे। आप निश्चित रहिए कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे सिलेबस में से, हमारे नोट्स के बाहर से आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा।
तो आप मन लगा करके फिजिक्स को तैयार कीजिए, लिख करके आप इनको याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।